हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और बच्चों आज पढ़ेंगे हम कूलम्ब्स लॉ। बच्चों कूलम्ब्स लॉ बोलो या फिर बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो चार्ज Q1 एंड Q2 r डिस्टेंस दूर रखे हैं, दो चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस दूर रखे हैं, तो बच्चों इनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, बच्चों ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। बच्चों यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे ले लो इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेना। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन कर लोगे तो लिखोगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और मैं लिखता हूं इफ Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। बच्चों इन दोनों चार्जेस को अगर तुम वैक्यूम में रखोगे देन बच्चों जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और यहां पे लगेगा इक्वल टू, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा बच्चों वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं लिखूंगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बच्चों ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, ये तो तुमको याद ही करनी पड़ेगी। इसकी यूनिट को तुम समझ सकते हो। देखना बच्चों फोर्स क्या होता है न्यूटन, आर स्क्वायर क्या होगा बच्चों मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन से मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेना। Q1 क्या होता है बच्चों कूलम्ब, और Q2 भी क्या होता है कूलम्ब। कूलम्ब कितना हो जाएगा बच्चों कूलम्ब का स्क्वायर, तो यूनिट क्या आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। समझ में आया, ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, ये कूलम्ब स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो बच्चों इतना समझ में आया। अगर दो चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस दूर रखे हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके क्या लिखोगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर बच्चों अगर Q1 Q2 को वैक्यूम में रखा है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स क्या लिखोगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इतना समझ में आया। इसे बच्चों नोट कर लो जल्दी से। कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों यहां पर को ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका जो नेचर होता है बच्चों वो क्या होता है कंजर्वेटिव। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा बच्चों, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। याद आया बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स क्लास 11th में पढ़े होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनके द्वारा वर्क डन कभी भी पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनके द्वारा वर्क डन पाथ फॉलो पे डिपेंड करता है। याद आया।
ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इतना बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों, यहां पे एक टर्म आ रहा है, वो है एप्सिलॉन नॉट। मैं लिखता हूं हेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतने को बच्चों नोट कर लो। कर लिया? अब इसके बाद लिखते हैं बच्चों एक स्पेशल केस। मैं यहां पर लिखता हूं स्पेशल केस। समझना बच्चों, स्पेशल केस में क्या है, अगर Q1 Q2 को, अगर Q1 एंड Q2 को रखा गया है एक मीडियम में, रखा गया है एक मीडियम में, इफ Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, then force is F equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। देखना बच्चों, ये जो दो चार्ज है, एक है Q1 एक है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है। इन दोनों चार्ज को एक मीडियम में रखा गया है और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। तो बच्चों इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहां पे बच्चों जो एप्सिलॉन होगा वो K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यानी कि बच्चों फोर्स को लिखा जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों इस केस को नोट कर लो। If Q1 and Q2 are placed in a medium of dielectric constant K, then force is F equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। और बच्चों एप्सिलॉन को क्या बोला जाएगा, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। अगला टॉपिक होगा बच्चों कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखना बच्चों, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मेरा कहने का मतलब है क्लास 9th से, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों कूलॉम्स लॉ को हमें पढ़ना पड़ेगा इन वेक्टर फॉर्म। मैंने हेडिंग डाली कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के लिए मैं दो केस बनाता हूं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के लिए मैं दो केस बनाता हूं। पहले लिखता हूं केस ए। केस ए में बच्चों दोनों चार्जेस के पास सेम पोलैरिटी होगी। मैं लिखता हूं व्हेन Q1 एंड Q2 हैव सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी से क्या मतलब होगा बच्चों हमारा, सेम पोलैरिटी से हमारा मतलब होगा इन दोनों चार्जेस के पास रिपल्शन फोर्स हो रहा होगा। ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्शन। क्यों? क्योंकि सेम पोलैरिटी है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो समझना बच्चों, यह है पॉइंट 1 जहां पे चार्ज रखा है Q1, यह है पॉइंट 2 जहां पे चार्ज रखा है Q2। इतना समझ में आया? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R। मैं सबसे पहले लिखता हूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसे नाम देते हैं बच्चों F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। बच्चों सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर इन दोनों चार्जेस को हम वैक्यूम में रखेंगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म, यानी कि डायरेक्शन देनी भी जरूरी है। एक बात बताना बच्चों,
ये जो Q1 है Q2 की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन, यानी कि बच्चों फोर्स यहां का होगा। तो मैं लिखता हूं बच्चों F12 वेक्टर, और F12 वेक्टर की डायरेक्शन यहां को है। तो डायरेक्शन देने के लिए बच्चों इस मैग्नीट्यूड के पीछे मुझे एक ऐसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन देगा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कहां को है बच्चों, 2 से 1 को, 2 से 1 को। तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो 2 से 1 की तरफ है वो क्या होगा बच्चों, R21। ऊपर लगा देंगे कैप और यहां पे लगा देंगे वेक्टर। इतना समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों यहां पे देखना, मैं लिखता हूं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। बच्चों इसे नाम देते हैं F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना समझ में आया? मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन देनी भी जरूरी है, इस फोर्स की डायरेक्शन देनी भी जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले डायरेक्शन को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात बताना बच्चों, ये Q2 भी इस Q1 की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब उधर को जाएगा। इसका मतलब बच्चों F21 वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर को होगी, F21 वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर को होगी। तो बच्चों इस मैग्नीट्यूड के पीछे, इस मैग्नीट्यूड के पीछे एक ऐसा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया जाएगा जिसकी डायरेक्शन 1 से 2 होगी। इस मैग्नीट्यूड के पीछे एक ऐसा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया जाएगा जिसकी डायरेक्शन 1 से 2 होगी, यानी कि R12 कैप। इतना समझ में आया? और यहां पे बच्चों वेक्टर लगा लेना। तो बच्चों यहां पे केस ए कंप्लीट। इतना समझ में आया? अब ध्यान देना बच्चों, जो F12 वेक्टर है और जो F21 वेक्टर है इनके बीच में रिलेशन देखना। F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों किसके अलोंग है, R21 कैप, और इसकी डायरेक्शन R12 कैप। एक की डायरेक्शन यहां को है, एक की डायरेक्शन वहां को है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो इसका मतलब बच्चों F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F21 वेक्टर। इतना समझ में आया? इसका मतलब यह है बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी फॉलो करेगा न्यूटन का थर्ड लॉ। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे केस ए कंप्लीट। अब बच्चों ध्यान देना, जब भी रिपल्शन होगा, जब भी रिपल्शन होगा, अगर बच्चों यहां पे 1 2 ले रहे हो तो यहां पे क्या लोगे, 2 1। और बच्चों यहां पे 2 1 ले रहे हो तो यहां पे क्या लोगे, 1 2। ये कब होगा, जब होगा रिपल्शन। इतना समझ में आया? अब इसके बाद नोट कर लिया ना, लिखते हैं बच्चों केस बी। केस बी होगा बच्चों व्हेन Q1 एंड Q2 हैव अपोजिट पोलैरिटी, यानी कि अट्रैक्शन। मैं लिखता हूं केस बी। केस बी होगा बच्चों व्हेन Q1 एंड Q2 हैव अपोजिट पोलैरिटी। इसका मतलब बच्चों ब्रैकेट में अट्रैक्शन। बच्चों अगर अपोजिट पोलैरिटी है, यानी कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन। तो समझना बच्चों, यह है एक पॉइंट 1, यहां पे चार्ज रखा है Q1, यह है एक पॉइंट 2 और यहां पे चार्ज रखा है Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R। तो मैं लिखता हूं बच्चों यहां पे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि बच्चों F12। सबसे पहले बच्चों इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बच्चों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों मैंने मैग्नीट्यूड तो दे दिया, अब मैं क्या दूंगा, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों इस मैग्नीट्यूड के पीछे एक ऐसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो इस फोर्स की डायरेक्शन देगा। सबसे पहले बच्चों इस फोर्स की डायरेक्शन समझते हैं। बच्चों ये जो Q1 है इस Q2 की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन, यानी कि बच्चों फोर्स होगा यहां को, और इसे देता हूं मैं F12 वेक्टर। इसका मतलब बच्चों एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो 1 से 2 की तरफ है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो 1 से 2 की तरफ है वो इसके पीछे लग जाएगा डायरेक्शन देने के लिए।
इतना समझ में आया। और यहां पे लगा लेना बच्चों वेक्टर। तो F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब ऐसे बच्चों अगर मैं लिखूंगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है, यानी कि बच्चों F21 ये किसके बराबर होगा बच्चों, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों F21 का मैंने मैग्नीट्यूड तो दे दिया, अब मैं क्या दूंगा इसकी डायरेक्शन। एक बात बताना बच्चों, ये F21 भी यहां को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मेरा कहने का मतलब है ये जो Q2 चार्ज है, ये जो Q2 चार्ज है, ये भी कहां को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, 1 की तरफ। इतना समझ में आया, क्योंकि यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब बच्चों एक ऐसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 से कहां की तरफ है, 1 की तरफ, यानी कि बच्चों R21 कैप, डायरेक्शन देने के लिए R21 कैप, और ऊपर से बच्चों यहां पे वेक्टर लगा लेना। तो बच्चों यहां पे भी केस भी कंप्लीट, जल्दी से इसे नोट कर लो। और बच्चों ध्यान देना, अगर अट्रैक्शन होता है, यहां पे 1 2 है तो यहां पे भी 1 2 होगा, यहां पे 2 1 है तो यहां पे भी 2 1 होगा। रिपल्शन में उल्टा था, अगर यहां पे 1 2 था तो यहां पे 2 1, यहां पे 2 1 था तो यहां पे 1 2, वेक्टर फॉर्म के लिए। इतना समझ में आया, जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों यहां पे भी ध्यान देना, जो F12 वेक्टर है वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ F21 वेक्टर। जो F12 वेक्टर है वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ F21 वेक्टर। F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F21 वेक्टर, यानी कि बच्चों यहां पे भी फॉलो हो रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ। इतना समझ में आया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बच्चों दोनों फोर्सेस का क्या है, सेम, बस जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। इतना समझ में आ गया, शाबाश। अब इसके बाद बच्चों यह है एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.4, जल्दी से इसे पढ़ लो फिर मैं इसे समझाता हूं। तो देखना बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दी गई है डेफिनेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की। बच्चों हमें डेफिनेशन दी गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन क्या है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या है, Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, यानी कि ए पार्ट में, हमसे पूछा गया है इन्हीं दो फोर्सेस का रेशियो निकालो। इन्हीं दो फोर्सेस का रेशियो निकालो, यानी कि बच्चों 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसे डिवाइड करेंगे हम Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। 1/4 की वैल्यू क्या पुट करोगे, 9 इंटू 10⁹9। फिर बच्चों Q1 Q2 को ऐसे लिखो, अपॉन जी की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद बच्चों M1 M2 को ऐसे ही रखो। इतना समझ में आया। बच्चों जो क्वेश्चन का ए पार्ट है, इसमें भी इसके दो पार्ट है, इस ए पार्ट के भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए, यानी कि बच्चों Fe ओवर Fg, इसकी वैल्यू लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9 को ऐसे लिखो। फिर बच्चों Q1 Q2 यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इट मींस 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 M2, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, 9.11 इंटू 10⁻31, एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चों, 1.67 इंटू 10⁻27। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये पूरी कैलकुलेशन कर लेना। इस कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा तुम्हारा वो आएगा 2.4 इंटू 10⁻39। इसका मतलब बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻39 टाइम्स आता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बहुत बड़ा है, किससे कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में।
और ये जो रेशियो है या फिर ये जो वैल्यू है ये क्या होगी बच्चों, यूनिटलेस, क्योंकि ये दो फोर्स का रेशियो है। तो बच्चों ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट समझ में आया। अब बात करेंगे बच्चों ए पार्ट के सेकंड पार्ट के लिए। ए पार्ट के सेकंड पार्ट में बोला गया है फॉर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो समझना बच्चों एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन एफ ग्रेविटेशनल। बच्चों इसे लिखेंगे हम 9 इंटू 10⁹9। समझ रहा बच्चों, रेशियो ये है। इस बार Q1 भी क्या होगा, प्रोटॉन, Q2 भी क्या होगा, प्रोटॉन, M1 क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और Q2 क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि बच्चों Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन G, यानी कि बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11 M1 मास ऑफ प्रोटॉन। वो कितना होता है बच्चों, 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। इतना समझ में आया। इस पूरे को बच्चों डिवाइड कर लेना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 1.3 इंटू 10⁻36। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया बच्चों। जल्दी से फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों इस क्वेश्चन के बी पार्ट को, जल्दी से बच्चों इसे रीड कर लो, फिर मैं समझाता हूं क्या है। कर लिया, शाबाश। तो देखना बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। बच्चों इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। बच्चों हमसे बोला गया है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अट्रैक्शन। तो उस वजह से इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उस वजह से इनका एक्सेलरेशन निकालो। समझ में आया। यानी कि हमको कैलकुलेट करना है स्मॉल ए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इनके बीच में फोर्स कितना होगा बच्चों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2। इट मीन बच्चों 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, आर स्क्वायर, इसका मतलब बच्चों 10⁻10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग लगभग वो आएगी 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, शाबाश। अब देखना बच्चों हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझना बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा। ए की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, फोर्स अपॉन मास। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास भी किसका पुट करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। फोर्स कितना है 2.3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बच्चों 9.11 इंटू 10⁻31। एक्सेलरेशन किससे निकाला, फोर्स अपॉन मास। 9th क्लास में पढ़ा होगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। वही फॉर्मूला लगा है, वही फॉर्मूला लगा है। तो बच्चों ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं तुमको होमवर्क देता हूं। ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं तुमको होमवर्क देता हूं, इसको तुम घर पे कर लेना। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो समझना बच्चों जब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे फोर्स को किससे डिवाइड करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन से। यानी कि बच्चों 2.3 इंटू 10⁻⁻8, 2.3 इंटू 10⁻⁻8, इसे डिवाइड किया जाएगा बच्चों 1.67 इंटू 10⁻27 से। बच्चों ये डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर। और ये कैलकुलेशन मैं तुमको होमवर्क देता हूं। और इसकी यूनिट भी क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों जल्दी से रीड कर लो, फिर मैं समझाता हूं।
अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है ए, एक है बी। चार्ज, मेरा कहने का मतलब है स्फीयर। एक चार्ज है बच्चों, सॉरी, एक स्फीयर है बच्चों ए, एक स्फीयर है बी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं आर लेट कर ले रहा हूं। ठीक है, एक स्फीयर है ए, एक स्फीयर है बी। और बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया? आर। बच्चों मान लो ए के पास जो चार्ज है वो कितना है? Q1, और बी के पास जो चार्ज है वो कितना है? Q2। ए के पास Q1 चार्ज है, बी के पास Q2 चार्ज है। तो बच्चों इनके बीच में जो इनिशियल फोर्स होगा Fi, वो कितना होगा बच्चों? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों? यह है क्वेश्चन का स्टेप फर्स्ट। अब बच्चों क्वेश्चन के स्टेप सेकंड में हमने क्या करना है? इन दोनों स्फीयर के साथ मेरा कहने का मतलब है ए के साथ और बी के साथ एक अनचार्ज स्फीयर को कांटेक्ट करना है। यह है स्फीयर ए, यह है स्फीयर सी, यह है स्फीयर बी, यह है स्फीयर डी। समझ में आया? इसके पास चार्ज है बच्चों Q1, और ये बच्चों क्या है? अनचार्ज, यानी कि इसके पास नेट चार्ज कितना होगा? 0। इसके पास चार्ज है बच्चों Q2, और ये भी क्या है? अनचार्ज। ये भी क्या है? अनचार्ज। ठीक है, ये है बच्चों डी, और इसके पास भी टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों? 0। समझ में आया? एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर बी है, एक के पास Q1 था, एक के पास Q2 चार्ज था, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? r। अब इस ए के साथ एक अनचार्ज स्फीयर सी को कांटेक्ट करना है, और इस बी के साथ एक अनचार्ज स्फीयर डी को कांटेक्ट करना है। इतना समझ में आया? अब क्या होगा बच्चों? ये जो स्फीयर सी, इसका साइज एज इट इज ए के जैसा है, ये जो स्फीयर डी है इसका साइज एज इट इज बी के जैसा है। मेरा कहने का मतलब है ए और सी आइडेंटिकल है, बी और डी भी क्या है? आइडेंटिकल। तो यहां पे क्या होगा बच्चों? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं लिखूंगा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। देखना बच्चों यहां पे टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस 0, यानी कि Q1, इसका चार्ज कितना है? Q1, और इसका चार्ज कितना है? 0। यहां पे बच्चों चार्ज कितना होगा? Q2 प्लस 0, यानी कि Q2। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस टोटल चार्ज का आधा चार्ज ए के पास आएगा, आधा सी के पास। इस टोटल चार्ज का आधा चार्ज बी के पास जाएगा, आधा डी के पास। ठीक है, तो मैं लिखता हूं देयरफॉर चार्ज at A and C is Q1/2 each। ऐसे बच्चों चार्ज at B and D is Q2/2 each। आधा चार्ज इसके पास, आधा चार्ज इसके पास, आधा चार्ज इसके पास, आधा चार्ज इसके पास, टोटल चार्ज का आधा आधा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों थर्ड स्टेप में क्या करना है हमने? थर्ड स्टेप में इस सी और डी को रिमूव कर देना है, यानी कि हमारे पास बचेगा स्फीयर ए जिसके पास चार्ज होगा Q1/2, और एक बचेगा स्फीयर बी जिसके पास चार्ज होगा Q2/2। स्टेप थर्ड समझे बच्चों? इसके पास चार्ज बचेगा Q1/2, इसके पास चार्ज बचेगा Q2/2। अब बच्चों स्टेप 4 में क्या करना है हमने? इस स्फीयर के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से कम करके कितनी कर देनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों ये जो A है जिसके पास चार्ज Q1/2 है, और ये जो B है जिसके पास चार्ज Q2/2 है, Q2/2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर देनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब बच्चों R/2, 10 का जस्ट आधा, यानी कि R का जस्ट आधा। अब बच्चों हमसे पूछा गया है नया फोर्स बताओ, तो मैं लिखूंगा बच्चों न्यू फोर्स। जो नया फोर्स होगा बच्चों F, वो किसके बराबर होगा? 1/4πε0 पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। पहला चार्ज कितना है बच्चों? Q1/2, दूसरा चार्ज कितना है बच्चों? Q2/2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि बच्चों R/2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसे क्या लिखेंगे बच्चों? 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों इसको घुमा के उधर मल्टीप्लाई में लिख लेना, ठीक है। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चों क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो नया फोर्स आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों इसे कर लेना इक्वेशन सेकंड और इसे लिख लेना इक्वेशन फर्स्ट। देखना बच्चों जो इनिशियल फोर्स है और जो फाइनल फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी अंतर नहीं है। जो इनिशियल फोर्स होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वही क्या है, फाइनल फोर्स। मैं सीधे सीधे लिखता हूं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। क्या लिख लेते हैं बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड न्यू फोर्स ही बच्चों F इनिशियल के बराबर है और ये किसके बराबर है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। आ गया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। देखना बच्चों अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो समझना बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों अगर एक चार्ज है Q नॉट और इसके आसपास मल्टीपल चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, ऐसे ही एक चार्ज है Q1, समझ में आया। तो इस Q नॉट ने कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करना है, इस Q नॉट ने कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करना है वो कौन बताएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस बच्चों R01 है, ये डिस्टेंस R02 है, ये डिस्टेंस R03 है, ये डिस्टेंस R0n है। नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस Q1, Q2, Q3, so on Q1 is given by सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कौन बताएगा बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमसे ये कहेगा कि अगर तुमको इस पे नेट फोर्स निकालना है, इस पे नेट फोर्स निकालना है तो तुम क्या करो, सबसे पहले हर दो चार्जेस के बीच में इंडिविजुअल फोर्स निकालो। मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले Q1 और Q0 के बीच में फोर्स निकालो। वो फोर्स क्या होगा बच्चों, F01 वेक्टर। फिर बच्चों Q0 और Q2 के बीच में फोर्स निकालो, वो कितना होगा बच्चों, F02 वेक्टर। फिर बच्चों Q0 और Q3 के बीच में फोर्स निकालो, वो कितना होगा बच्चों, F03 वेक्टर। फिर बच्चों Q0 और Qn के बीच में फोर्स निकालो, वो कितना होगा बच्चों, F0n वेक्टर। फिर बच्चों इन सबका वेक्टर सम कर दो, इन सबका वेक्टर सम कर दो। इतना समझ में आया। नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस Q1 Q2 Q3 so on Qn is given by superposition principle and Fnet equal to vector sum of all individual forces experienced by Q naught, vector sum of all forces experienced by Q naught। यहां पे ऊपर एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, एंड इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ all forces, vector sum of all forces experienced by Q नॉट। Q नॉट जितने भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है सबका क्या कर लेना, वेक्टर सम। अब Q नॉट इसके वजह से भी कर रहा है, इसके वजह से भी कर रहा है, इसके वजह से भी कर रहा है और इसके वजह से भी कर रहा है, तो सारे फोर्सेस निकाल दिए, उनका क्या कर दिया, वेक्टर सम। नोट करना है तो बच्चों जल्दी से नोट कर लो। कर लिया। देखो अगर मैं चाहूं तो इसको भी एक्सपेंड कर सकता हूं, इसको भी एक्सपेंड कर सकता हूं, इसे भी एक्सपेंड कर सकता हूं, इसे भी एक्सपेंड कर सकता हूं, फिर एक बड़ी सी डेरिवेशन बना सकता हूं। उस डेरिवेशन को मैं अभी स्किप कर रहा हूं, ठीक है। देखो लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है, और इस लॉजिक को न्यूमेरिकल्स में लगाना आना चाहिए। तो लॉजिक इतना ही है और इतने लॉजिक से तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे।
अब आते हैं बच्चों नोट पे। नोट बच्चों यहां पे ये लिखना है, फोर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल चार्जेस। या फिर ऐसे एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर, या फिर फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अदर। देख लेना बच्चों, ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक होगी तो उसे सही कर लेना, ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर होगी कहीं पे उसे सही कर लेना। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं वो तुमको समझा देता हूं। इसका मतलब यह है बच्चों, ये जो मैंने लाइन लिखी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अदर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ अदर। इसका मतलब क्या बच्चों, जो भी चार्ज Q1 और Q0, समझना, जो भी फोर्स Q1 और Q0 के बीच में होगा उनका बाकी चार्जेस से कोई मतलब नहीं होगा। जो भी फोर्स Q2 और Q0 के बीच में होगा उसका बाकी चार्जेस से कोई मतलब नहीं होगा। जो भी फोर्स Q0 और Q3 के बीच में होगा उसका बाकी चार्जेस से कोई मतलब नहीं होगा। जो भी फोर्स Q0 और Q1 के बीच में होगा उसका बाकी चार्जेस से कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आया? Q0 और Q1 के बीच में जो भी फोर्स है, Q0 और Q1 के बीच में जो भी फोर्स है उसका इससे कोई मतलब नहीं है। Q0 और Q2 के बीच में जो भी फोर्स है, Q0 और Q2 के बीच में जो भी फोर्स है उनका बाकियों से कोई मतलब नहीं है। वो बात अलग है जब मैं Q0 पे नेट फोर्स निकाल रहा हूं, जब मैं Q0 पे नेट फोर्स निकाल रहा हूं तो सारे फोर्स का क्या कर रहा हूं, वेक्टर सम। अगर आप समझना चाहते हो तो ये जो टर्म है F01 वेक्टर उसका बाकियों से कोई मतलब नहीं होगा, ये जो टर्म है F02 वेक्टर उसका बाकियों से कोई मतलब नहीं होगा, ऐसे ही ये जो टर्म है F03 वेक्टर उसका बाकियों से कोई मतलब नहीं होगा। इतना समझ में आया? वो बात अलग है अगर मेरे को Q0 पे नेट फोर्स निकालना होगा, Q0 पे नेट फोर्स निकालना होगा तो इन सब का क्या होगा, वेक्टर सम। तो बच्चों यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कंप्लीट, नोट कर लिया? शाबाश। अब देखना बच्चों, आते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल पे। जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को रीड कर लो फिर मैं इसे समझाता हूं। कर लिया? शाबाश। देखना बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। तो बच्चों ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब देखना बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे चार्ज रखा है Q, यानी कि बच्चों इस वर्टेक्स Q1 पे, मेरा कहने का मतलब है इस वर्टेक्स पे चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू कितनी है Q, इस वर्टेक्स पे चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू कितनी है Q, इस वर्टेक्स पे चार्ज है Q3 और इसकी वैल्यू भी कितनी है Q। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा है वो क्या है, स्मॉल q। फिर बच्चों इसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे एक चार्ज है कैपिटल Q, इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड O पे एक चार्ज है कैपिटल Q। हमें बताना है ये कैपिटल Q नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है। इतना समझ में आया? और साथ में हमें गिवन है साइड ऑफ ट्रायंगल L। इतना समझ में आया बच्चों? नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय कैपिटल Q at centroid can be given as, समझना बच्चों, ये चार्ज है कैपिटल Q, इसका साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। ये चार्ज बच्चों क्या है, स्मॉल q, इसका साइन भी क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चों ये कैपिटल Q इस स्मॉल q की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन, यानी कि बच्चों कहां को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नीचे को, और उसे मैं क्या नाम दे देता हूं, F1 वेक्टर। फिर ऐसे बच्चों ये कैपिटल Q इस स्मॉल q की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन, वो इधर को करेगा और उसे मैं नाम दे देता हूं F2 वेक्टर। ऐसे बच्चों ये कैपिटल Q इस स्मॉल q की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन, और इसे मैं नाम दे देता हूं बच्चों F3 वेक्टर। इतना समझ में आया? F1 वेक्टर बच्चों इसके वजह से नीचे को रिपल्शन, F2 वेक्टर बच्चों इसके वजह से इधर को रिपल्शन, F3 वेक्टर बच्चों इसके वजह से इधर को रिपल्शन। इतना समझ में आया? अब यही फोर्सेस को बच्चों मैं यहां पे बना रहा हूं, यह है बच्चों F2 वेक्टर, नीचे को है बच्चों F1 वेक्टर, और यह है बच्चों F3 वेक्टर। इतना समझ में आया?
अब बच्चों ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री। बच्चों पूरा एंगल कितना होगा 360, 360 को किससे डिवाइड कर लेना 3 से, तो बच्चों एक एंगल कितना बन जाएगा 120 डिग्री। इतना समझ में आया। अब बच्चों देखना यहां पर को जो F1 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होगा F2 वेक्टर के बराबर और यही होगा F3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। इन तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चों सेम होगा। ऐसा क्यों? देखना बच्चों, यहां पे आओ, ये जो F1 वेक्टर है, ये जो F1 वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 कितना है बच्चों कैपिटल Q, फिर दूसरा चार्ज कितना है बच्चों स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों सेंट्रोइड मान लो इस वर्टेक्स से कितनी दूर है r, तो क्या लिखोगे अपॉन r²। ऐसे बच्चों जो F2 वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड ये भी किसके बराबर होगा 1/4πε0 पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन r²। पहला चार्ज कितना है बच्चों कैपिटल Q, पहला चार्ज कितना है बच्चों कैपिटल Q, दूसरा चार्ज क्या है बच्चों स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों सेंट्रोइड की डिस्टेंस इस वर्टेक्स से भी तो आ रही होगी, सेंट्रोइड तो इक्विलेटर ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे होगा। ऐसे बच्चों अगर तुम F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे ये भी किसका बराबर होगा 1/4πε0 पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन r²। पहला चार्ज क्या बच्चों कैपिटल Q, दूसरा चार्ज क्या बच्चों स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों ये डिस्टेंस भी कितनी होगी r ही होगी, यानी कि r का स्क्वायर। यानी कि बच्चों जो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, वही F3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब बच्चों वही चीज हमने यहाँ पे बना दी है। अब देखना बच्चों एक बीच में चार्ज है कैपिटल Q, उस पे एक चार्ज यहाँ पे लग रहा है, एक चार्ज यहाँ पे लग रहा है, एक चार्ज नीचे पे लग रहा है। इतना समझ में आया। और सॉरी चार्ज में गलत बोल गया, ठीक है। एक चार्ज है यहाँ पे कैपिटल Q, इस पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। इतना समझ में आया। और तीनों फोर्स क्या बच्चों बराबर है, तो इसका मतलब जो कैपिटल Q होगा वो किसमें होगा बच्चों इज इन इक्विलिब्रियम होगा, किसमें होगा इक्विलिब्रियम में होगा। तो देयरफॉर बच्चों F नेट एक्सपीरियंस्ड बाय कैपिटल Q ये किसके बराबर होगा 0। इसका मतलब बच्चों ये जो कैपिटल Q है ये जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा बच्चों 0 होगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो इसे बच्चों चलिए इसे नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। आंसर इसका इतना ही है। इतना समझ में आया। अगर किसी बच्चे को और अच्छे से समझना है उसे 2 लाइन में मैं और समझा देता हूं, 2 लाइन एक्स्ट्रा और कर रहा हूं। ये लाइन रफ में, किसमें रफ में समझना बच्चों। एक फोर्स F यहां पे लगा है, एक फोर्स F यहां पे लगा है, एक फोर्स F नीचे लगा है। समझ में आया। F1 वेक्टर को मैंने F नाम दे दिया, F2 वेक्टर को भी मैंने F नाम दे दिया और F3 वेक्टर को भी मैंने F नाम दे दिया। कोई दिक्कत बच्चों? तीनों को मैंने क्या दिया सेम नाम दिया। क्यों? क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या था सेम, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या था सेम। इतना समझ में आया। अब समझना बच्चों इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 120 डिग्री। तो बच्चों एक काम करो पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकालो, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट किससे निकालोगे बच्चों वेक्टर लॉ से, यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला इंटू दूसरा फोर्स इंटू कॉस 120 डिग्री। याद आया क्लास 11 वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला फोर्स दूसरा फोर्स इंटू कॉस 120। अब कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1/2। याद रखना f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ f स्क्वायर ऐसे लिखो, इसे लिख दो -1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये f स्क्वायर फिर ये क्या हो जाएगा -f स्क्वायर, तो सीधे क्या हो जाएंगे कैंसिल और सिर्फ क्या बच जाएंगे बच्चों √f स्क्वायर यानी कि f। इसका मतलब बच्चों इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी f आएगा, वो भी क्या आएगा f। और वो जो f होगा बच्चों वो इन दो वेक्टर के जस्ट सेंटर से निकलेगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या है सेम है, यानी कि यहां से 60 डिग्री पे आएगा और यहां से भी 60 डिग्री पे आएगा। इतना समझ में आया। अब ये एंगल भी कितना है बच्चों 120 डिग्री, 120 प्लस 60 कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री हो गया। अब एक फोर्स नीचे को लग रहा है F, एक फोर्स ऊपर को लग रहा है F। समझ में आया। ये जो रिजल्टेंट था F कहां को था ऊपर को, समझ में आया। और एक फोर्स F नीचे को लग रहा है F1 वाला,
तो ये दोनों आपस में क्या कर गए, कैंसिल कर गए, इस वजह से नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया ना। पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकाला है, वो भी कितना है एफ, इसका इसका रिजल्टेंट निकाला वो भी कितना है एफ, वो तीसरे वाले के क्या है, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट। नोट कर लिया बच्चों, शाबाश। अब इसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझना बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। क्वेश्चन को रीड कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लो। तो बच्चों ये हमने लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे चार्जेस रखो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चार्ज रखो Q1 जिसकी वैल्यू होगी Q, यहाँ पे चार्ज रखो Q2 जिसकी वैल्यू होगी Q, और यहाँ पे चार्ज रखो Q3 जिसकी वैल्यू होगी -Q। फिर बच्चों हमसे पूछा गया है फोर्स ऑन ईच चार्ज, यानी कि इस चार्ज पे भी नेट फोर्स निकालो, इस चार्ज पे भी नेट फोर्स निकालो, और इस चार्ज पे भी नेट फोर्स निकालो। इतना समझ में आया। तो सबसे पहले बच्चों Q3 पे नेट फोर्स निकालते हैं। एक बात बताना बच्चों, ये जो Q3 है इस Q1 की वजह से कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन, यानी कि नीचे को, और इसे नाम देंगे बच्चों F31 वेक्टर, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। ये बच्चों Q3 इस Q2 की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन, यानी कि नीचे को, और इसे क्या नाम दिया जाएगा बच्चों, F32 वेक्टर। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं जो हमारा F32 वेक्टर होगा, जो हमारा F32 वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड वही बराबर होगा F31 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो कितना होगा, सेम, और उसे क्या ले लेता हूं मैं F, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों। देखना ये जो ट्रायंगल की लेंथ है साइड की वो कितनी है L, और ये भी कितनी है L, और नीचे वाली भी कितनी है L। इतना है समझ में। अब बच्चों Q3 Q1 की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या है, F31। Q3 Q2 की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा, F32। और बच्चों वो दोनों मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम। इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम। और वो किसके बराबर होंगे, 1/4πε0 पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन साइड का स्क्वायर। इतना समझ में आया। एक चीज मैं बोलूंगा उसका ध्यान देना, ये Q3 की वैल्यू कितनी है, -Q। जब फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस साइन पुट मत करना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करना। उसका रीजन, इस माइनस के वजह से तुम इसकी डायरेक्शन काउंट पहले ही कर चुके हो, इस माइनस के वजह से तुम इसकी डायरेक्शन पहले ही काउंट कर चुके हो, तुमने पहले ही बता दिया ना डायरेक्शन नीचे को है। समझ में आया, माइनस की वजह से तुमने फोर्स की डायरेक्शन काउंट कर ली है। इतना समझ में आया बच्चों। तो मैं लिखता हूं बच्चों देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q3, नेट फोर्स ऑन Q3। इतना समझ में आया। समझना बच्चों, एक फोर्स यहां को है, एक फोर्स यहां को है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो मैं लिखता हूं बच्चों एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट, बच्चों कौन सा लॉ लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। वो क्या होता है, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इंटू cos 60, इंटू cos 60। समझ में आया बच्चों, ये कितना लिखा है, cos 60 लिखा है, ठीक है। एक मिनट ना, इसको थोड़ा सा सही से लिख दूं, यहाँ पे शायद विजिबल नहीं है। एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला फोर्स दूसरा फोर्स इंटू cos 60। इतना समझ में आया बच्चों। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। तो क्या लिखोगे, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ में आया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3f स्क्वायर, यानी कि f√3। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। एक फोर्स F यहाँ को है, एक फोर्स F यहाँ पे है। फिर बच्चों वेक्टर लॉ से इसका क्या निकाल दिया, रिजल्टेंट। इसका क्या निकाल दिया, रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट आया वो कितना है बच्चों, F√3। और ये जो फोर्स है इसके जस्ट मिड से आएगा। समझ में आया। और फोर्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/4πε0 QQ ओवर L स्क्वायर, उसके बाद √3।
समझ में आया? जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा बच्चों, f√3, और वो किसके बराबर होगा, 1/4πε0 QQ ओवर L स्क्वायर इंटू √3। या फिर तुम अगर इसको Q स्क्वायर लिखना चाहते हो तो Q स्क्वायर लिख लेना। इतना समझ में आया? एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, इसका रिजल्टेंट बीच से। ऐसे बच्चों यहाँ पे आते हैं। एक बात आना, मैं इस पे जब फोर्स निकालूंगा, सबसे पहले इसे देखो, दोनों का साइन क्या बच्चों, सेम है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। यानी कि बच्चों F12 वेक्टर इधर को आएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये Q1 क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और ये Q3 क्या है, नेगेटिव। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, और ये होगा F13 वेक्टर। इतना समझ में आया? अब एक बात आना बच्चों, जो F12 वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और जो F13 वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों फिर से क्या होंगे, सेम, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4πε0 QQ ओवर L स्क्वायर, और इसे क्या लेट कर लो बच्चों, F। इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या लेट कर लो बच्चों, F। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे बात करते हैं नेट फोर्स की, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर नेट फोर्स। बच्चों जो F नेट आएगा वो किससे निकलेगा, फिर से वो निकलेगा बच्चों किससे, वेक्टर लॉ से। यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला दूसरा इंटू कॉस 120 डिग्री। याद आया? अब cos 120 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1/2। इस चीज को रट लो, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर बच्चों ये क्या आ जाएगा, -f², ये क्या है, f², तो f² माइनस f² कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, √f², यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, f। इसका मतलब बच्चों इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, f, और ये जो f होगा बच्चों इसका जस्ट मिड से आएगा। ठीक है, ये जो f आएगा बच्चों इनके जस्ट मिड से आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। मेरा कहने का मतलब है, एक मिनट पहले मैं इसको लिख लूं, f की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q² L²। अब बच्चों ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहां से भी 60 डिग्री पे होगा और यहां से भी 60 डिग्री पे होगा। इतना समझ में आया? और ध्यान देना बच्चों, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया था यहाँ पे, यहां से भी 30 डिग्री पे होगा और यहां से भी 30 डिग्री पे होगा। बिल्कुल कहां से निकलेगा, बीच से। उसका रीजन, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और बच्चों यहाँ पे भी जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्सेस जो किसी भी चार्ज पे लग रहे हैं वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इस वजह से उनका जो रिजल्टेंट है उनके जस्ट कहां से निकलेगा, बीच से। यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ पे 30 डिग्री पे, यहाँ पे 60 डिग्री पे। इतना समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? अब बच्चों जैसे फोर्स यहाँ पे निकला है वैसे ही फोर्स यहाँ पे भी निकलेगा। जैसे फोर्स वहां पे निकला है वैसे ही फोर्स यहाँ पे भी निकलेगा। कैसे, देखना बच्चों, सबसे पहले मैं लिखता हूँ F21 वेक्टर, यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, वो क्या होगा, रिपल्शन उधर को। फिर बच्चों एक फोर्स लगेगा ऊपर को, ये क्या होगा, F23 वेक्टर, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3। ऊपर क्या बच्चों, ऊपर क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहाँ पे भी जो F23 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही किसके बराबर होगा, F21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। और बच्चों ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1/4πε0 QQ ओवर R² या फिर L², और इसको क्या लेट कर लेता हूं बच्चों, F। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इन दोनों का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। इन दोनों का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। मैं लिखता हूं देयरफॉर नेट फोर्स, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालोगे बच्चों F, वो क्या आएगा, अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला फोर्स दूसरा फोर्स cos 120 डिग्री। इतना समझ में आया? देखना बच्चों ये कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसा ये भी समझ गए होगे, ये एंगल 120 डिग्री कैसे रहा, क्योंकि ये कितना होगा, 60 डिग्री, और ये कितना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना होता है, 180। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। तो क्या लिखोगे, f² प्लस 2 टाइम्स ऑफ f² -1/2। बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। f² भी बच्चों क्या हो जाएगा, फिर गायब। यानी कि सिर्फ क्या बचेगा, √f²। यानी कि बच्चों ये कितना आएगा, f नेट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, f के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, 1/4πε0 Q² L²। इतना समझ में आया? तो बच्चों
यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कितना आएगा एफ, और वो यहां से भी बच्चों कितने डिग्री पे होगा 60 डिग्री पे होगा, और यहां से भी बच्चों कितने डिग्री पे होगा 60 डिग्री पे होगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ हर किसी के समझ में आ गया होगा। और बच्चों एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को तुम याद ही कर लो, ठीक है? वो रिजल्ट क्या है? अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, 120 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, और जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि मान लो एक्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी कितना होगा? रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट होगा ये भी कितना होगा बच्चों? एक्स ही होगा, और वो यहां से 60 डिग्री पे लगेगा, यहां से भी 60 डिग्री पे लगेगा। तो बच्चों यहां पे हमारा कूलम्ब्स लॉ का बेसिक कंप्लीट।